सो मैम, बिना समन्स या फिर वारंट के सिवा आपके घर में पुलिस आ सकती है क्या? नहीं, वारंट या समन्स होना ही चाहिए। ओ, पार्किंग सेल करना लीगल है या इलीगल है? इलीगल है। ओके। पुलिस वाले एफआईआर लेने से मना कर सकते हैं या नहीं? कर सकते हैं। डोमेस्टिक वायलेंस के केस में क्या लड़के को अरेस्ट हो सकती है? एट द एंड ऑफ द मैटर डिसाइड होगा, पहले नहीं। एफआईआर स्क्वॉश हो सकता है क्या? बिल्कुल हो सकता है। अगर आपके पास एविडेंस है कि एफआईआर गलत है तो आप क्वैश कर सकते हो। जो कि हम पढ़ चुके हैं, सेंटेंसेस ऐसे लिखे जाते हैं कि आज हमें ये बोला गया कि बर्तन घस लो। अभी ये बहुत ही जेनरिक टॉपिक्स हैं, फिर भी इसके ऊपर डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस फाइल होते हैं। इसी वजह से सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा एक जजमेंट पास किया है। हाय, दिस इज श्रुति माली फ्रॉम शू तथास्तु कॉर्पोरेट इवेंट्स। हमको बहुत ही खुशी हो रही है कि आप हमारे पॉडकास्ट विद श्रुति चैनल पे आज एक स्पेशल गेस्ट को मिलने वाले हो, और ये स्पेशल गेस्ट को मिलने के बाद आपको ऐसे लगेगा कि आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा ईज आ गई है। व्हाट डज इट मीन इज कि सुप्रिया राठौड़ कुलकर्णी, शी इज अ सिविल लॉयर, पर मैम सिविल लॉयर होके भी शी कैन एड्रेस कॉर्पोरेट केसेस, कंज्यूमर केसेस एंड ऑफ कोर्स फैमिली मैटर्स भी इनका हेल्प आप ले सकते हो। पार्किंग से लेकर, ऑफिस से लेकर, घर का कोई मुद्दा हो जो आप उनको एड्रेस करना चाहते हो, तो सुप्रिया मैम विल डेफिनेटली हेल्प यू टू फाइल योर केस, एंड शी कैन ऑल्सो गिव नोटिस। सो दैट इज हाउ शी डिफाइंस हर वर्क। तो आपको अगर कोई भी लीगल दिक्कत आए तो आप इनको एक अपना दोस्त समझिएगा, बिकॉज जब आप उनसे बात करोगे तो आपको लगेगा कि आप कोई लॉयर से नहीं, आपके दोस्त से बात कर सकते हो, और आपको उनको बहुत सालों पहले मिलना चाहिए था। सुप्रिया मैम ने 2015 में अपनी लॉयर की सनद ली है, और उनको लॉयर बनाना या उनको लॉयर देखना ये इनके मॉम का सपना था, और हर माँ की कोई इच्छा होती है, और ऐसी बेटी भगवान सबको दे जो बेटी अपने माँ के सपने पूरे करने की ताकत रखती है और उनको आज के दिन तक पूरे कर रही है। सो लेट मी इंट्रोड्यूस सुप्रिया राठौड़ कुलकर्णी, जो आपके साथ जुड़ी हुई है आपके बहुत सारे सवालों के आंसर देंगे। थैंक यू सो मच। आप अगर ये पॉडकास्ट देख रहे हो और आपके स्पेशल व्यक्ति जो आपके लाइफ में है वो आपकी मदर, या फिर आपकी सिस्टर, या फिर आपकी वाइफ और कॉर्पोरेट फ्रेंड, सो ये पॉडकास्ट उनको लॉ के बारे में आपको बहुत जानकारी देगा। आपको जो अभी आप जानते हो उससे कुछ एनहांस करेगा, और कुछ हम सीक्रेट रिवील करेंगे सुप्रिया राठौड़ कुलकर्णी लॉयर मैम के साथ। शी ऑल्सो प्रेजेंट और लिटिगेट केसेस इन हाई कोर्ट। मैम के मम्मी का सपना था कि वो लॉयर बने, और 2015 को मैम ने सनद ली है, और 2018 को नवी मुंबई में कामोठे में उन्होंने अपना ऑफिस खोला है, और वहाँ से नॉट ओनली द लॉयर बट उनका पैशन, वो हर दिन अपने सपने को बड़ा कर रही है और हम सबको हेल्प कर रही है। सो लेट अस मीट सुप्रिया राठौड़ कुलकर्णी विद अस टुडे। थैंक यू सो मच मैम, आपने मुझे इनवाइट किया इस पॉडकास्ट में, पॉडकास्ट विद श्रुति इस चैनल में। और जैसे कि आपने कहा, ये सही है कि हम जो लॉज है उसके मिथ, जितने भी लोगों में मिथ है लॉज के बारे में, उसको हम टर्न आउट करेंगे, क्योंकि इंडिया के लॉज ऐसा नहीं है कि सिर्फ वुमेन्स के लिए बने हैं। सिर्फ इतना ही है, अवेयरनेस नहीं है मेंस में, इसकी वजह से मेंस फंस जाते हैं। तो आज हम उस चीज के बारे में बात करेंगे। ओके, दैट्स रियली ग्रेट। व्हाई नॉट स्टार्टिंग विद अ रैपिड राउंड? सो मैम, हम आपको कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे, जितना ज्यादातर हो सके आप एक वर्ड में या फिर एक लाइन में उसका जवाब दीजिए। ओके, आर वी गुड? Are you going to start? Yes ma'am. Okay. So, what is the inspiration for you to become a lawyer? My mother, she wanted me to be a lawyer. Okay. अपनी कंट्री, वी आर इन इंडिया नाउ, एंड अपने कंट्री में ऐसे कोई लॉ है जो मेन को भी सपोर्ट करते हैं? जी बिल्कुल है। ऐसा नहीं पर्टिकुलरली लॉ जो मेंस को सपोर्ट करते हैं, बट अगर मेंस के पास राइट्स पता है उनके, तो फिर वो डेफिनेटली द लॉज विल सपोर्ट मेंस।
ओके, अगर आप इंडिया में पैदा हुए हैं एंड यू आर अ वुमन हु इज वाचिंग आवर पॉडकास्ट, तो आपको क्या लगता है कि व्हाट शी शुड नो अबाउट? Her legal rights and not to use law just for personal grievances. ओके, हम सब व्हाट्सएप अपने डेली लाइफ में सुबह सुबह ही शुरू करते हैं और सोने के पहले भी एक बार जरूर देखते हैं। तो अगर कोई मैसेज व्हाट्सएप पे आया है विच इज इलीगल, और फिर क्या हम कोर्ट में एज अ प्रूफ और एविडेंस फाइल कर सकते हैं? जी बिल्कुल कर सकते हैं एज अ सेकेंडरी एविडेंस। ओके, जैसे आपने बताया कि ये सेकेंडरी एविडेंस है, व्हाट वुड बी द फर्स्ट एविडेंस? Documentary proofs which are like emails that are first evidence, videos and even कुछ correspondence that is also an primary evidence. Okay, so in any working women or men, POSH is the law which every corporates will have for more than 10 plus employees. POSH is आपके सबकी जानकारी के लिए प्रिवेंशन ऑन सेक्सुअल हरासमेंट कमिटी। सो मैम, बिना समन्स या फिर वारंट के सिवा आपके घर में पुलिस आ सकती है क्या? नहीं, वारंट या समन्स होना ही चाहिए। ओ, पार्किंग सेल करना लीगल है या इलीगल है? इलीगल है। ओके, पुलिस वाले एफआईआर लेने से मना कर सकते हैं या नहीं? कर सकते हैं। डोमेस्टिक वायलेंस के केस में क्या लड़के को अरेस्ट हो सकती है? एट द एंड ऑफ द मैटर डिसाइड होगा, पहले नहीं। एफआईआर स्क्वॉश हो सकता है क्या? बिल्कुल हो सकता है। अगर आपके पास एविडेंस है कि एफआईआर गलत है तो आप क्वैश कर सकते हो। जो भी महिलाएं या फिर मेन जो आप सर्विस करते हो और वहां पे आपके वर्क प्लेस पे आपने सुना होगा पॉश इज प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट। अगर मैम पॉश अगर आपको जानना है तो फिर पॉश एक वन वर्ड में आप कैसे डिफाइन करेंगे? इट्स अ सेक्सुअल हैरेसमेंट के अगेंस्ट आपको राइट्स मिलते हैं कंप्लेंट करने का, और वो भी वर्क प्लेस के अंदर, बाहर कहीं जाने की जरूरत नहीं है। ओके, सो एट वर्क प्लेस ओनली मेन कैन सपोर्ट टेक अ सपोर्ट ऑफ पॉश, और वुमेन भी ले सकते, वुमेन ही ले सकते हैं या मेन भी ले सकते हैं? ज्यादातर तो वुमेन्स के लिए ही बना है, बट डिपेंड्स ऑन दैट कॉर्पोरेट कंपनी हाउ दे हैव डिफाइंड देयर लॉज। ओके, सो सिंस वी आर टॉकिंग ऑफ पॉश, तो पॉश का डिसीजन मेकिंग महाराष्ट्र गवर्नमेंट ऑफ लेबर लॉ करती है या फिर वो कंपनी करती है? लेबर लॉ के हिसाब से ही बनता है, बट कुछ डिसीजंस कंपनी खुद भी बना सकती है, बट इट शुड बी नॉट आउट ऑफ द लॉ। तो एनी लेडी, शी वेदर शी इज गोइंग टू द ऑफिस एवरी डे, और वेदर शी इज इन ट्रेन ट्रैवलिंग बाय ट्रेन, और वेदर शी इज ट्रैवलिंग इन ओला उबेर प्राइवेट कार्स, तो ऐसे लेडी को अपने लॉ के बारे में या फिर अपनी राइट्स के बारे में फर्स्ट थिंग क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो 112 नंबर जो नंबर है पुलिस वालों का, मतलब एज इन वेर एवर यू आर यू कैन कॉल ऑन 112 एंड दे वुड कम फॉर योर हेल्प। ओके, अगर हमने नंबर ठीक से नोट नहीं किया है, सो 112 ये नंबर है जो आप याद रखिएगा, और इमरजेंसी प्लेस में या फिर आपके साथ कोई हरासमेंट हो रही है जो पब्लिक में है, सो फर्स्ट एक्शन वी शुड डू इज 112। सो सुप्रिया मैम, हमने बहुत बार सुना है कि डिवोर्स फाइल अगर एक लेडी करे तो फिर वो अच्छा होता है, या फिर एक जेंट्स करे वो अच्छा होता है। सो आपके हिसाब से डिवोर्स कपल में से किसको फाइल करना चाहिए, हस्बैंड को या वाइफ को? जिसे डिवोर्स चाहिए उसने फाइल कर देना चाहिए। ये काफी सारे क्लाइंट्स मुझे बोलते हैं, ज्यादातर तो जो मेल क्लाइंट्स है, कि मैम अगर मेल्स डिवोर्स फाइल करते हैं तो उससे कोई कोई नेगेटिव इम्पैक्ट होता है क्या? तो वैसा कुछ नहीं है। अगर आपको डिवोर्स चाहिए, बी स्पेसिफिक, डिवोर्स के लिए आप पिटीशन फाइल कर सकते हो, क्योंकि अगर वो आपकी वाइफ भी फाइल कर देती है तो भी आपको इंटरिम मेंटेनेंस का एप्लीकेशन फेस करना है, और अगर आप भी करते हो तो भी करना है। तो इसके लिए आप जो चाहिए वही करना। ओके, तो व्हाट मैम इज सेइंग कि डिवोर्स मेन पहले फाइल करे या वुमेन, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कपल में से कोई भी कर सकता है। तो सुप्रिया मैम, हम जानना चाहते हैं कि एक तरफा डिवोर्स जो हमने आज के डेट तक सुना है और म्यूचुअल डिवोर्स, ये दोनों में क्या फर्क है, और आप अगर ज्यादा जानकारी दे तो फिर हमारे दर्शकों के लिए बहुत ही अच्छा होगा।
म्यूचुअल डिवोर्स यानी कि दोनों भी कपल्स का सहमति होना चाहिए। उसमें टर्म्स एंड कंडीशन कपल्स खुद डिसाइड कर सकते हैं और उस बेसिस पे आपको 1 डेट में ही डिवोर्स मिल सकता है। और अगर आप कंटेस्टेड डिवोर्स की बात करें, जिसको आप एक तरफा डिवोर्स बोलते हैं, जिसे इंग्लिश में कंटेस्टेड डिवोर्स ऐसा बोला जाता है, तो ये हस्बैंड या वाइफ में से कोई भी एक फाइल कर सकता है, लेकिन इसमें मे बी 1-2 साल या 3 साल भी जा सकते हैं। जितना मतलब कॉपरेशन है दोनों पार्टीज की तरफ से, उतना अच्छे से ये मैटर लड़ा जा सकता है। बट दैट इज मोर एफर्ट देन म्यूचुअल डिवोर्स। म्यूचुअल डिवोर्स आपका इजीली हो जाता है। ओके, आपके पास कुछ ऐसे एक्सपीरियंस और केसेस भी हैं जिसमें म्यूचुअल डिवोर्स फाइल नहीं हुआ है, एक तरफा डिवोर्स फाइल हुआ है, और वो केस ज्यादा से ज्यादा कितने लंबे समय तक चला है और फिर उसका पेन पॉइंट क्या है? अगर एक तरफा डिवोर्स है तो कई बार 4 या 5 साल भी चला जाता है क्योंकि सामने वाली जो पार्टी होती है, अगर मेंस वाली पार्टी है तो फिर वो मेंटेनेंस देने से आपको कुछ ना कुछ अलग बहाने बना के मेंटेनेंस नहीं देते हैं। उसकी वजह से काफी महिलाएं परेशान रहती हैं। अगर वुमेन्स की साइड से है तो मेंस परेशान रहते हैं क्योंकि मेंटेनेंस मांगती है, फिर वो सालों साल मैटर पेंडिंग रखने की कोशिश करते हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा मेंटेनेंस ले सकें। तो ये बहुत चैलेंजिंग होता है। बेटर है दोनों पार्टीज के लिए कि म्यूचुअल डिवोर्स में ही चले जाए। पहले तो डिवोर्स अवॉइड ही करिए। अगर बहुत ही आपको नेसेसिटी है और नहीं जम रहा है एक दूसरे के साथ, तो ही आप डिवोर्स ऑप्ट करिएगा। ओके, थैंक यू फॉर क्लैरिफाइंग कि म्यूचुअल डिवोर्स और एक तरफा डिवोर्स में क्या अंतर है। लेकिन अगर एक रिलेशनशिप बिटवीन अ कपल जिसमें बच्चा है और फिर अगर बच्चा मम्मी से ज्यादा अपने पापा से बहुत ज्यादा प्यार करता है और अटैचमेंट उनसे ज्यादा है बिकॉज फीमेल चाइल्ड है, तो फिर आप क्या बोल रहे हो कि कस्टडी के ज्यादा चांसेस मम्मी को मिलेंगे या फिर उनके डैडी को मिलेंगे? एक्चुअली लॉ की लैंग्वेज में वेलफेयर ऑफ चाइल्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट, पैरामाउंट बोलते हैं जिसको। तो बच्चे का एज के हिसाब से भी उसे पूछा जाता है कि आपको किसके साथ रहना है। अगर बच्चा का 7 या 8 इयर्स से ज्यादा एज है तो उनसे पूछ सकते हैं, या फिर कोई चाइल्ड काउंसिलर को अपॉइंट करते हैं ये जानने के लिए कि उनका क्या मतलब टेंडेंसी है, वो किसके साथ ज्यादा कंफर्टेबल है, वो देखा जाता है। ऐसा जरूरी नहीं है कि मेल चाइल्ड फीमेल के पास या फिर मेल मतलब सिर्फ अपने डैडी के साथ ही रह सकते हैं, या फिर फीमेल चाइल्ड सिर्फ अपनी मम्मी के साथ रहता है, ऐसा कुछ नहीं है। डिपेंड करता है कि बच्चे का साथ कौन अच्छे से निभाएगा, उसके ऊपर संस्कार कौन अच्छा दे पाएगा, किसके पास उतना फाइनेंशियल कैपेसिटी भी इम्पोर्टेंट है, एजुकेशनल कैपेसिटी भी इम्पोर्टेंट है, और कैरेक्टर भी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर किसी एक कपल का कैरेक्टर अच्छा नहीं है तो उसे मेल या फीमेल किसी की भी कस्टडी नहीं मिल सकती है, ऐसा है। सो आपने जैसे बताया कि एक कॉमन डिवोर्स जो एक तरफा हो या म्यूचुअल हो, उसके लिए कभी कभी 4 से 5 साल भी लग सकते हैं, और बहुत सारे मेन को ऐसा लगता है कि मुझे कुछ पेनल्टी देनी पड़ेगी या फिर मुझे कुछ रिटर्न में देना पड़ेगा, इसकी वजह से ये डिले होता है। सो व्हाट वुड बी द सोल्यूशन जिसमें दोनों को कुछ नुकसान ना हो और इसका रिजल्ट जल्दी से जल्दी आए? बिकॉज दोनों के झगड़ों में आजकल हमने देखा है कि बहुत सारे बच्चे जो मेंटल वेलनेस नहीं है, डिस्टर्ब होते हैं, डिप्रेशन में जाते हैं। तो अगर हमको अपना फ्यूचर लीडर या फिर फ्यूचर में हमारे जो बच्चे हैं कल के नागरिक बनेंगे, तो उनके मेंटल हेल्थ संभालने के लिए हम कपल को क्या एडवाइस दे सकते हैं एज ए लॉयर? जितना हो सके बच्चों के साथ जो झगड़ा होता है कि मेरे पास रखूंगा या मेरे पास रखूंगी, कई बार कोर्ट्स ऑर्डर करते हैं कि विजिटिंग राइट्स एंड ऑल, बट उसमें भी कोऑपरेशन नहीं होता है। तो उसकी वजह से बच्चे के मेंटल हेल्थ पे बहुत ज्यादा इश्यूज देखने को मिलते हैं। तो इट्स बेटर कि दोनों जॉइंट कस्टडी में रखे। अपने आप को ये ना समझे कि आपकी अथॉरिटी है बच्चे पे, नहीं, आपकी अथॉरिटी बच्चे पे नहीं है, आपको कस्टडियल राइट्स सिर्फ दिए जा रहे हैं। तो आपका काम है कि दोनों पेरेंट्स को उतना ही राइट्स बच्चे पे मिले जितना जरूरी है, बिकॉज लव ऑफ बोथ द पेरेंट्स इज इम्पोर्टेंट फॉर वेल ग्रोथ ऑफ द चाइल्ड, ऐसा है। बिल्कुल बिल्कुल, बिकॉज हम तो ऐसे चाहते हैं कि अगर म्यूचुअल डिवोर्स भी हो या फिर ज्यादातर मैम की ये कोशिश रहती है कि जैसे मैंने पहले भी बताया कि मैम लॉयर बाद में है बट शी कैन बी योर गुड फ्रेंड, तो मैम आपको बहुत अच्छे से एडवाइस करेंगे कि आप डिवोर्स के तरफ मत जाइएगा, बिकॉज आपका बच्चे का भविष्य उसके ऊपर डिपेंड है। तो
आप ये ज़रूर सोचिएगा कि और कंसल्ट कर लीजिएगा, शायद मैम की कंसल्टेशन से आगे आप डिवोर्स लेने का डिसीजन चेंज भी कर सकते हो, सो ज़रूर कीजिएगा। लॉयर मैम, अगर हम बात ही कर रहे हैं तो फिर बहुत ही चर्चा हो रही है आजकल, और हम बहुत सारी मूवीज में देख रहे हैं, न्यूज़ में देख रहे हैं कि बहुत सारे डोमेस्टिक वायलेंस फाइल हो रहे हैं, और 498 मैटर लोग फाइल करते हैं आजकल। तो वो 498 मैटर क्या है, और डोमेस्टिक वायलेंस के अगेंस्ट और उसके खिलाफ या फिर उसके लिए आप क्या जानकारी दे सकते हो हमारे दर्शकों को जो हमारा पॉडकास्ट देख रहे हैं? तो 498 जो मैटर्स अभी फिलहाल फाइल हो रहे हैं या फिर डोमेस्टिक वायलेंस के जो मैटर फाइल हो रहे हैं, ये रिवेंज की तौर पे औरतें देख रही हैं। मतलब देख सकते हैं कि लॉ का गलत फायदा उठा रहे हैं कि आप डोमेस्टिक वायलेंस के मैटर सिर्फ आपको आपकी जो मदर इन लॉ है वो बोल देगी आज जल्दी नहीं उठे, आज काम पे नहीं जाओगे, आज खाना नहीं बनाओगे, आज हस्बैंड के लिए कुछ स्पेशल बनाना चाहते हो क्या। ये क्वेश्चंस की वजह से भी डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस फाइल होते हैं, जो कि हम पढ़ चुके हैं। सेंटेंसेस ऐसे लिखे जाते हैं कि आज हमें ये बोला गया कि बर्तन घस लो। अभी ये बहुत ही जेनरिक टॉपिक्स हैं, फिर भी इसके ऊपर डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस फाइल होते हैं। इसी वजह से सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा एक जजमेंट पास किया है जिसमें जितने भी परिवार वाले हैं इनको इम्पैक्ट ना हो, जस्ट फेक डोमेस्टिक वायलेंस केस फाइल हो रहे हैं उसकी वजह से एग्जम्पशन का एप्लीकेशन आप फाइल कर सकते हो कोर्ट में ऑन फर्स्ट डेट, जिसकी वजह से आपके जो बाकी के रिलेटिव्स हैं, मतलब हस्बैंड को तो आना ही पड़ेगा, लेकिन बाकी के जो रिलेटिव्स हैं वो अननेसेसरी इसमें ड्रैग होते हैं तो वो नहीं होंगे, उनको एग्जम्पशन मिलेगा। और सेकेंड चीज, अगर 498 वगैरह एफआईआर के थ्रू अगर उन्होंने 498 फाइल किया है, तो अगर ये फेक है, आपके पास उतने मतलब तगड़े एविडेंसेस है, तो आप डायरेक्टली हाई कोर्ट में जाके क्वैशिंग का पिटीशन डाल सकते हो। तो वो भी आपका हियरिंग होके मतलब जितने भी आप जजमेंट्स देखोगे, अगर क्वैशिंग के बारे में आप जानकारी भी लोगे गूगल से भी, तो आपको बहुत सारे ऐसे जजमेंट्स मिलेंगे जिसमें 498 क्वैश किया गया है। सो दैट यू शुड नो। ओके, सो 498 स्क्वैश किया गया है, उसकी जानकारी आप लीजिए। और आप अगर चाहते हैं कि आपकी फैमिली इसमें ड्रैग ना हो, तो आप एग्जाम्शन के लिए भी अप्लाई कर सकते हो। दैट इज व्हाट पॉडकास्ट कॉलेज स्टूडेंट देख रहे हैं, या फिर आप अपनी लाइफ में 11th स्टैंडर्ड में हो या 12th स्टैंडर्ड में हो, फिर आप यही राइट टाइम है जिसमें हम किसी के प्यार में पड़ जाते हैं, और फिर वो लड़का हो या लड़की, अगर आप एक दूसरे के प्यार में हो और प्यार एक अलग लेवल पे पहुंचता है जहाँ पे आप सेक्सुअल रिलेशनशिप भी एक्सेप्ट करते हो, और एक तरफा प्यार या फिर दोनों तरफा प्यार में अगर लड़की या लड़का इन दोनों में से अगर कोई बैकआउट करना चाहता है या फिर डिनाई करता है, तो उसके लिए लॉ कैसे सपोर्ट करेगा, और उस लड़की को या उस लड़के को रिजेक्शन कैसे झेलना है, और हाउ कैन वी सेव देयर मेंटल हेल्थ। अगर दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, दोनों का सेक्सुअल रिलेशनशिप हो गया और शादी का वादा किया है, और शादी के वादे की वजह से सेक्सुअल रिलेशनशिप हुआ है, लेकिन दोनों में से कोई एक बैकआउट कर देता है। कभी कभी ऐसा होता है कि वही सेक्सुअल रिलेशनशिप के साथ जाके फ्रॉड भी होते हैं, जैसे पैसे ऐडना या फिर फोटोज वायरल करना, उसके लिए तो साइबर क्राइम सिक्योरिटी है ही। लेकिन अगर आप किसी को शादी का वादा करके छोड़ देते हो तो आपके ऊपर क्रिमिनल कंप्लेंट फाइल हो सकती है। तो बी अवेयर ऑफ इट। किसी को वादा करने से पहले जानिएगा कि आप सच में उससे शादी करना चाहते हो क्या। आप झूठा वादा करके सेक्सुअल रिलेशनशिप में नहीं जा सकते। एग्जैक्टली, एंड इट इज अ क्वेश्चन फॉर लड़के के लिए भी है और लड़की के लिए भी है कि अगर आप समझते हो कि हम ये रिलेशनशिप में आगे बढ़ रहे हैं, तो फिर प्लीज बैकआउट मत कीजिएगा, अदरवाइज आपके ऊपर लिटिगेशन फाइल हो सकता है। सो मैम, एक्चुअली यही टॉपिक हम आगे बढ़ाना चाहते हैं, और हम जानते हैं कि अगर व्हेन दे आर इनटू रिलेशनशिप और वो अगर सेक्सुअल रिलेशनशिप होती है और उनके पास कुछ फोटोग्राफ्स है जैसे एविडेंस है कि आजकल के लोग सोशल मीडिया में बहुत सारे सेल्फीज डालते हैं, उनका अकाउंट अपने लाइफ पार्टनर जो अभी तक हुआ नहीं है बट दे आर वेरी यंग इन एज, अगर ये फोटोग्राफ्स हम डालते हैं, फिर वो साइबर क्राइम इसको कैसे सपोर्ट करता है और सोशल मीडिया लॉ क्या बोलता है, और हम इस बारे में थोड़ा ज्यादा जानकारी जानना चाहेंगे आपसे कि अगर ये कैसे चलता है साइबर क्राइम एंड सोशल मीडिया। अगर दोनों का कंसेंट है तो फिर चल जाएगा, लेकिन अगर एक पार्टी को नहीं चाहिए कि आप उनका फोटोज वायरल करो, तो फिर वो आपके ऊपर लिटिगेशन फाइल कर सकते हैं। ऐसा है। ओके ओके।
तो कंसेंट रिटर्न होना चाहिए या फिर व्हाट्सएप पे अगर कोई मैसेज एक्सचेंज हुआ है उसमें उन्होंने कंसेंट दे दिया, बिकॉज व्हेन यू आर इन लव यू आर इन डिफरेंट वर्ल्ड ऑल टुगेदर, फिर आप कोई दूसरी दुनिया में रहते हो, तो फिर इनिशियल स्टेज में ये कंसेंट दिया जाता है और ये व्हाट्सएप में आप मैसेज करते हो या फिर एसएमएस करते हो, फिर वो कंसेंट है बिकॉज आप प्यार में हो। लेकिन आप जब ब्रेकअप के वर्ज में हो तभी अगर दूसरा वाला पार्टी, तो वो कैसे अप्रोच करे और फिर उसके लिए लॉ कैसे सपोर्ट करता है? यही पे काम आ जाता है लॉयर्स का, क्योंकि प्रूव करना लॉयर्स का काम है। आपने किस जरिए से उनसे कम्युनिकेट किया है ये मायने नहीं रखता, ये डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से उनको कंसेंट दे रहे हो। जस्ट आप अगर एक दूसरे के साथ हो अपने सोशल मीडिया पे, वो भी आपका अकाउंट से फोटोज शेयर कर रहे हैं और आप भी अपने अकाउंट पे उनका फोटोज शेयर कर रहे हैं, दैट मीन्स दोनों का कंसेंट था, इसीलिए दोनों एक दूसरे का फोटोज शेयर कर रहे हैं और टैग भी करते हैं। सो उस चीज को प्रूव करना लॉयर का काम है कि किस तरीके से हम एविडेंसेस प्रूव करते हैं। लेकिन अगर आपके कुछ ऐसे न्यूड फोटोग्राफ्स हैं या फिर कोई इंटीमेसी के फोटोग्राफ्स हैं, तो उसके लिए आप वैसे भी लॉ है ही कि आप उसको वायरल नहीं कर सकते। एज पर सोशल मीडियाज लॉ, एज पर द जेनरिक लॉ, आप उसे वायरल नहीं कर सकते। ये तो बहुत ही बढ़िया बात कही मैम, बिकॉज आजकल के बच्चों को ऐसे लगता है कि पेरेंट्स हमारा कुछ नहीं कर पाएंगे तो फिर लॉ कैसे करेगा, बट नहीं, लॉ इज बीन वेरी वेरी सपोर्टिव। लॉ में हम लिटिगेशन फाइल कर सकते हैं और किसी एक को अगर नुकसान हो रहा है तो वो नुकसान हम एड्रेस जरूर कर सकते हैं। और इसके लिए हमारे साथ आज सुप्रिया मैम जुड़ी है और वो और जानकारी हम और ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पे बात करेंगे, तो हमसे जुड़े रहिए। सबके पास फैमिली डॉक्टर होता है, साधारण सर्दी खांसी के लिए भी हम उनको जाके मिलके आते हैं और फिर छोटी सी दवा लेते हैं। तो फिर सुप्रिया मैम, आपको क्या लगता है कि ऐसी छोटी छोटी चीजों के लिए हमारे लाइफ में फैमिली लॉयर होना क्यों जरूरी है और कहाँ कहाँ हमको उनकी जरूरत पड़ सकती है? जैसे कि मैडम अभी आप सोचते हो हर एक का घर होना चाहिए, आपका भी घर होगा ऑब्वियसली। जब आप कोई घर खरीदते हो, लैंड खरीदते हो या फिर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट बनाते हो, तो उसके लिए सबसे पहले अपने लॉयर को मिलना चाहिए। आपने अपने प्रॉपर्टी के पेपर्स चेक करने चाहिए। रादर अभी लोगों में बहुत सारी अवेयरनेस है, मेरे पास कम से कम दिन में 2-3 लोग तो प्रॉपर्टी के पेपर्स चेक करवाने के लिए आते हैं कि ये प्रॉपर्टी सही रहेगी खरीदने के लिए, तो ये बहुत जरूरी है। दूसरी चीज, अगर आप कोई भी कॉन्ट्रैक्ट में आप इन्वॉल्व होते हो, छोटे मोटे कॉन्ट्रैक्ट्स में भी, पेंटिंग हो गया, घर का आपको रिनोवेशन करना है या फिर कोई भी ऐसी सर्विसेज लेनी है, तो उसके लिए भी कॉन्ट्रैक्ट बहुत जरूरी है। अगर आपका कॉन्ट्रैक्ट प्रॉपरली ड्राफ्टेड नहीं है तो आगे जाके आपको वो प्रॉब्लम इश्यू हो सकता है कि आप उनके अगेंस्ट में अगर कंज्यूमर कोर्ट में भी जाए तो आपके पास कोई एविडेंस नहीं रहेगा। दूसरी चीज, अगर घर में कोई गुजर जाते हैं तो फिर आपको क्या करना चाहिए, प्रॉपर्टी तो ऐसी नाम पे नहीं होगी, उसके लिए आपको विल करना पड़ेगा, वो एक चीज है। सॉरी, आपको हेयरशिप करना पड़ेगा। शुड आई रिपीट दिस? अगर समझिए घर में बुजुर्ग लोग हैं या फिर किसी की मौत हो जाती है, कुछ हो जाता है, तो फिर अगर वो प्रॉपर्टी उनके नाम पे है और अगर वो हेयरशिप में या फिर आपको एक सक्सेशन के रूप में लानी है, अपने नाम पे करवानी है, तो उसके लिए भी लॉ इम्प्लीमेंट होता है। आपको हेयरशिप सर्टिफिकेट के लिए कोर्ट में जाना पड़ता है, तब जाके आपको वो प्रॉपर्टी एज अ ओनर की तरीके से यूज करने मिल जाती है। दूसरी चीज, अगर आप देखें, कंपनीज के पास तो एक लॉयर होना ही चाहिए, क्योंकि हर एक कंपनी का कुछ लॉज होते हैं उसको इम्प्लीमेंटेशन के लिए, और कभी कभी ऐसा हो जाता है कि कंपनीज को खुद ही नहीं पता होता कि वो किसी लॉ की मतलब लॉ फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो फिर आगे जाके कोई लिटिगेशन हो जाती है तो उनके अगेंस्ट में काफी सारी चीजें हो जाती है। तो पहले से अगर अवेयरनेस रहे इस चीज का तो फिर ये लिटिगेशन अवॉइड कर सकते हैं। कभी कभी तो ऐसा होता है कि आप साधारण किसी कंपनी में जॉब कर रहे हो और आपको अगर एम्प्लॉयर ने निकाल दिया तो आप क्या करेंगे, तो आप किसी लॉयर से अगर सलाह लेते हैं, आप नोटिस भेजते हो, तो आपकी रिकवरी हो सकती है। तो ऐसी छोटी मोटी चीजों के लिए भी लॉयर्स की जरूरत पड़ती है। जैसे एग्रीमेंट है, आपको रजिस्ट्रेशन करना है, विल रजिस्ट्रेशन करना है, गिफ्ट डीड करनी है, तो हर एक चीज के लिए लॉयर का होना जरूरी है, और एक ऐसे लॉयर का होना जरूरी है जिसके पास सही नॉलेज है और वो लॉयल है। ओके, तो अगर हमने ये हाईलाइटेड पॉइंट्स में कहा है कि वो लॉयर है और सही लॉयर है, तो हमारे जैसे कॉमन लोग, हम एक ऐसी क्या चीज लॉयर में ढूंढे जिसमें हमको पता चलेगा कि ये कोई फ्रॉड नहीं है, हम राइट पर्सन के पास जा रहे हैं और वो हमारा फैमिली लॉयर हो सकता है। उसके लिए हम क्या ऐसी चीज है जो पहले वेरीफाई करें लॉयर के पास जाने से पहले?
अभी कैसा है, बहुत बार बोलते हैं कि अगर बहुत साल से अगर कोई प्रैक्टिस कर रहा है तो उसके पास नॉलेज बहुत होता है, लेकिन जरूरी नहीं है कि अगर काफी साल से अगर कोई प्रैक्टिस कर रहा है तो उसके पास नॉलेज बहुत अच्छा है। रादर आप ये सोचिए, आप एक दो केसेस देके देखिए, तभी आपको समझ में आएगा कि वो लॉयर एक्चुअली उनके पास उतना नॉलेज है कि नहीं। पहली बात तो जिस तरीके से आपको सोल्यूशन बताएंगे उसमें आप अगर सेटिस्फाइड हो तो फिर 99% तो आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है, लेकिन 1% आता है रिजल्ट। तो रिजल्ट तभी आएगा जब आप उनको टेस्ट करोगे, क्योंकि आप आज नहीं बता सकते कि सामने से रिजल्ट आएगा कि नहीं। जैसे आजकल के बच्चे या फिर जवान या फिर कोई भी चीज है जो बोलते हैं कि पावर बीआई है, एआई इंटेलिजेंस है, चैट जीपीटी है। सो अगर कोई चैट जीपीटी को अपना फैमिली लॉयर बनाए तो फिर उसका क्या नुकसान हो सकता है, और ऐसी गलती ना करने के लिए आप क्या एडवाइस दोगे सुप्रिया मैम? एक्चुअली देखा जाए तो हमारे काफी सारे कलीग्स लॉयर्स भी चैट जीटीपी को यूज करते हैं, बट इसके फायदे भी है और नुकसान भी है। जैसे मेरे पास एक आए थे जिनको डिवोर्स चाहिए था, मेल पर्सन, तो उन्होंने कुछ रिसर्च किया डिवोर्स के बारे में, और उनको चैट जीटीपी ने ये बोला कि आप 1 साल के अंदर, मतलब जब तक आपकी शादी को 1 साल भी नहीं हुआ तब तक भी आप डिवोर्स पिटीशन फाइल कर सकते हो, विच इज नॉट रियल। तो आपको चैट जीटीपी गलत इन्फॉर्मेशन दे सकता है, तो आप चैट जीटीपी को प्लीज फॉलो मत करिए। किसी और गलत प्रॉब्लम में आप फंस सकते हो, फिर वहां से निकालना भी मुश्किल हो जाएगा। रादर कोर्ट्स ने भी इंस्ट्रक्ट किया है कि चैट जीटीपी को यूज ना करें। काफी सारे फेक जजमेंट्स चैट जीटीपी पे अपलोड होते हैं, काफी सारे ड्राफ्ट जो है वो गलत और वर्ड्स गलत यूज किए जाते हैं, क्योंकि चैट जीटीपी भी ऐसा नहीं है कि भगवान ने बनाया है, उसमें भी कमियां हैं, इंसान ने ही बनाया है, तो उसमें काफी सारी कमियां हैं। तो अभी तो टेक्नोलॉजी थोड़ी नई है, मे बी कुछ साल के बाद रिलाय कर सकते हैं, बट इस दौरान तो नहीं। और इमोशनल कनेक्ट की भी बहुत जरूरत है, क्योंकि अगर आप चैट जीटीपी को कुछ ड्राफ्ट बनाने बोलोगे तो वो इमोशनली या फिर उसको अच्छी तरीके से डिफाइन नहीं कर पाएगा जितना एक इंसान कर पाएगा। तो मैं तो कहूंगी लॉ के लिए तो आप बिल्कुल उस पर रिलाई ना करना, क्योंकि डेली बेसिस पे लॉज अमेंड होते हैं और वो चैट जीटीपी को नहीं पता। एक्चुअली इट्स अ वेरी वैलिड पॉइंट मैम। जैसे आपने कहा कि चैट जीपीटी एक इंसान ने बनाई है, और अगर वो इंसान को लीगल नॉलेज नहीं है और वो आपका फैमिली लॉयर नहीं है तो फिर आप ये प्लीज अवॉइड कीजिएगा। मैम एक्चुअली जो भी बच्चा है जो कॉलेज में पढ़ रहा है या फिर जो पूरी जिंदगी निकल जाती है दो चीजों में, एक तो एजुकेशन लोन और ईएमआईज, क्योंकि हर कोई इंसान अपना खुद का घर बनाना चाहता है जो सपनों का घर होता है। तो कोई प्रॉपर्टी ले रहा है तो फिर आप उनके लिए क्या टिप्स देना चाहेंगे कि एक सक्षम नागरिक को अवेयरनेस के तौर पे क्या कौन सी ऐसी चीजें हैं जो चेक करनी चाहिए बिफोर दे कुड गो फॉर बाइंग अ न्यू प्रॉपर्टी? अगर आप नई प्रॉपर्टी खरीद रहे हो तो सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि उसका सीसी है क्या, जिसे बोलते हैं कमेंसमेंट सर्टिफिकेट, यानी बांधकाम परवानगी, वो है। उसके बाद में आपको रेरा देखना है, रेरा रजिस्ट्रेशन नंबर है क्या। रेरा रजिस्ट्रेशन नंबर अगर आप ऑनलाइन सर्च करोगे और उसमें आप जाओगे तो आपको काफी सारे डॉक्यूमेंट्स दिखेंगे जो आपको ये बता देते हैं 99% कि आपका प्रॉपर्टी रियली टाइटल क्लियर है कि नहीं। सेकेंड थिंग है कि आप उसका ओसी देखिएगा। अगर प्रॉपर्टी बन चुकी है पूरी तरह से, भले नहीं है लेकिन बन चुकी है, तो उसका ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट है क्या। बिना ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट के आपको पोजीशन नहीं मिल सकता। तो ये सारी चीजें आपने प्रॉपरली चेक करके ही प्रॉपर्टी खरीदनी चाहिए। ओके, सो थ्री वर्ड्स पीपल जो अपनी नई प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं, सीसी, ओसी एंड रेरा। अगर इसके डिटेल जानना चाहते हो तो फिर मैम हमारी हेल्प के लिए है ही, बट ये 3 वर्ड्स जरूर याद रखिएगा। मैम आपने जब हम बात कर रहे थे पहले वाले क्वेश्चन में तो तभी आपने बताया कि प्रॉपर्टी अपने नाम पे है, और अगर सीनियर सिटीजन है हमारे घर में और फिर डेथ इज वेरी अनप्रिडिक्टेबल, कभी भी किसके पर ये सिचुएशन आ सकती है। तो अगर पेरेंट्स ने कोई विल नहीं बनाया गया है तो उसके लिए हम कभी सोचे कि विल बनाए, बिकॉज इमोशनली भी उनको हर्ट होता है कि हम अभी जिंदा है, अच्छे से चल रहे या फिर रहे, फिर भी विल। तो विल कभी जरूरी होता है और फिर कभी हम विल करें, और कौन सी लाइफ के पड़ाव में हम विल कर सकते हैं? एक्चुअली देखा जाए तो हर एक इंसान जिसके पास प्रॉपर्टी है, अगर वो उस डर में है कि प्रॉपर्टी किसके नाम पे चली जाए हमें पता नहीं, तो उन्होंने विल करना ही चाहिए। ऐसा जरूरी नहीं है कि आपके सिर्फ बच्चों के नाम पे प्रॉपर्टी हो, ऐसा है कि आपकी मम्मी के नाम पे भी प्रॉपर्टी हो सकती है इफ यू आर अ मेल पर्सन। फीमेल्स की जनरली जो प्रॉपर्टी है वो अपने हस्बैंड और उनके बच्चों के नाम पे होती है, बट इफ शी इज नॉट मैरिड एंड व्हाट,
तो ऐसे कई सारे क्वेश्चंस है। तो जो इंसान खुद की प्रॉपर्टी ओन करता है उसने विल कर ही देना चाहिए, बिकॉज लाइफ इज अनप्रेडिक्टेबल, एज यू सेड, कुछ भी हो सकता है। थैंक यू सो मच मैम। ये तो सवाल आई थिंक काफी दर्शकों को काम आएगा। और फिर विल को एक इमोशनल की तरह मत देखिएगा, ये आपके लाइफ का बहुत ही बड़ा हिस्सा हो सकता है और आपकी जिंदगी में बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा। तो आप विल जरूर कीजिएगा अपने फैमिली लॉयर के पास से। हम आपसे जानना चाहते हैं कि अगर मैं बेटी हूँ और फिर मेरी शादी हो जाती है, तो फिर वो बेटी शादी से पहले या शादी के बाद अपने पिता की प्रॉपर्टी में हिस्सा मांग सकती है कि नहीं? और यही सिचुएशन में अगर मैं शादी होके बहू होके जा रही हूँ और फिर मैं ससुर जी से उनकी प्रॉपर्टी का हिस्सा मांग सकती हूँ और मेरे को कितने राइट्स है, और फिर उसमें आप थोड़ा सा लाइट डालेंगे तो अच्छा होगा। जी बिल्कुल, बेटियों का हक है और बहू का भी हक है, लेकिन डिपेंड करता है कि प्रॉपर्टी कौन सी है। अच्छा। अगर वो प्रॉपर्टी फोर फादर्स की, अगर बहू भी मांग सकती है और बेटी भी मांग सकती है और शादीशुदा बेटी भी मांग सकती है। अगर वो प्रॉपर्टी पुश्तैनी है तो आप हर किसी प्रॉपर्टी पे हिस्सा मांग सकते हो, फिर आप बहू हो, बेटी हो या फिर अनमैरिड बेटी हो, आप पुश्तैनी जमीन पे या पुश्तैनी प्रॉपर्टी पे हिस्सा मांग सकते हो। लेकिन ऐसा भी सिनेरियो आता है कि सेल्फ फंड प्रॉपर्टी है, जब ससुर जी की अगर खुद की प्रॉपर्टी है, खुद के पैसों से कमाई हुई, खुद के पैसों से ली हुई प्रॉपर्टी है, तो उस पे बहू का कोई हक नहीं है और ना ही बेटी का है। अगर उन्होंने विल बनाया है और बेटी के नाम पे स्पेशली कोई प्रॉपर्टी दी है तो फिर उस पे उनका हक बनता है। लेकिन अगर इंटरस्टेट मतलब बिना विल के अगर कोई गुजर चुका है और उसकी कोई प्रॉपर्टी है तो फिर बेटी के नाम पे होगी, भले वो मैरिड है या अनमैरिड, और जितने भी उनके बेटे या बच्चे जो भी है उनके सब पे नाम पे होगी, लेकिन बहू के नाम पे नहीं होगी। माय गॉड, बहू के नाम पे नहीं होगी। तो बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है जी। सो दर्शकों, आई गेस आपको आज वाला पॉडकास्ट बहुत ही इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। आपके छोटे छोटे क्वेश्चंस भी मैम ने आंसर किए होंगे। सो आपको अगर ऐसा लगता है कि ये पॉडकास्ट देखने के बाद भी ऐसा कोई क्वेश्चन है जो आपके मन में बार बार आ रहा है, या फिर आप कोई छोटी सी या बड़ी सी प्रॉब्लम फेस कर रहे हो, तो वो प्लीज आप कमेंट में लिखिएगा कि आपको अपना अगला पॉडकास्ट कौन से टॉपिक पे देखना पसंद करेंगे और ऐसा कौन सा रैपिड राउंड क्वेश्चन है जो जिसके आंसर्स हैं आपको क्विकली दे, जो आप हम 1 मिनट के पॉडकास्ट में भी लेके आ सकते हैं वापस। थैंक यू सो मच मैम, आपने मुझे अपने पॉडकास्ट में बुलाया और मैं दर्शकों से आपके बताना चाहूंगी कि अगर आपको कोई भी ऐसा क्वेश्चन रहे जिसको हम एड्रेस कर सके तो फिर आप कमेंट्स में बिल्कुल बताइएगा आपके कितने क्वेश्चंस हैं। हम वापस मैडम से मुलाकात करेंगे और आपके हर एक क्वेश्चन का प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। थैंक यू सो मच। अगर आपको ऐसा नहीं लगे कि आपने ये पॉडकास्ट देखा है और ये आपके मोबाइल में खो चुका है, तो आप सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाइएगा और प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू प्रेस सब्सक्राइब बटन, सो आपको ये सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन या फिर जो भी इन्फॉर्मेशन हमने ये पॉडकास्ट में शेयर की है वो आपसे मिस ना हो। तो आप इस पे अपना पॉडकास्ट समझ के लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। Signing off from podcast with Shruti right now, and keep watching for more. Stay tuned. Thank you.